नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 7 तक देखा और भाग 7 में मैंने आपको प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया, कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स के बारे में बताया और प्रोटीन्स के कार्य के बारे में बताया। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स को भाग 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भाग 8 के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैंने जो भाग 7 में आपसे क्वेश्चन किया था उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है या होमोपॉलीमर। तो इसका आंसर होगा हेट्रोपॉलीमर। क्यों होगा इसके बारे में हमने आपको भाग 7 में बताया। अगर आपको फिर से देखना है तो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था, अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है उसमें प्रथम अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं। तो प्रथम अमीनो अम्ल अगर हम बाएं से दाएं देखें तो बाएं से प्रथम अमीनो अम्ल को हम कहते हैं एन टर्मिनस अमीनो एसिड, और बाएं से दाएं और दाएं के सबसे आखिरी अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं, सी टर्मिनस अमीनो एसिड। ठीक है। फिर हमने आपसे तीसरा क्वेश्चन किया था, प्रोटीन में अमीनो अम्ल की श्रृंखला किस दिशा में कुंडलित होती है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन में अमीनो अम्ल की श्रृंखला केवल एक ही दिशा में दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड फैशन में कुंडलित होता है। फिर आपसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर होगा 4। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अल्फा व 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। फिर हमने आपसे 5वां आखिरी क्वेश्चन किया था, मकड़ियों के जाल के रेशमी धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो आपको याद होगा इसका आंसर होगा अल्फा व बीटा केराटिन्स। चलिए अब हम देखते हैं भाग 8 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक जो कि है न्यूक्लिक अम्ल। आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया। अब प्रोटीन के बाद आता है अगला टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जो पूछा जा सकता है वो है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ठीक है। इन्होंने यानी फ्रेडरिक मिसर ने इसे न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिन नाम दिया था। इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट का रोल आता है इसमें, अल्टमान का। अल्टमान ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल तीन घटकों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से 3 घटक? शर्करा, नाइट्रोजन क्षार व फास्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने इसकी अम्लीय प्रकृति, न्यूक्लिक अम्ल के अम्लीय प्रकृति के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
याद कर लीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशन ने की थी, और फ्रेडरिक मिशन ने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। फिर अल्टमान ने बताया, सबसे पहले अल्टमान ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बना होता है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह। अभी इन सबका हम डिटेल बताएंगे आगे कि कैसे क्या चीज़ मिलकर बने होते हैं। फिलहाल जो आपको अल्टमान के बारे में याद करना है कि अल्टमान ने बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं, और इन्होंने अम्लीय प्रकृति के कारण इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। तो पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया? अल्टमान ने। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल आखिर किसके बने होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे ही आपका लिख के याद करना है। अब हम समझेंगे आखिर न्यूक्लिक अम्ल क्या है, कैसे मिलकर बने होते हैं। आपने पढ़ा है न्यूक्लिक अम्ल को किसमें? वृहत जैव अणु में पढ़ा है ना, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। ये मैं पहले भी बताया हूँ आपको, न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड अगर देखेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड किस में आता है? सूक्ष्म जैव अणु में। और हमने आपको बताया था कि वृहत जैव अणु का निर्माण सूक्ष्म जैव अणुओं के मिलने से होता है। तो वृहत जैव अणु कौन है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस सूक्ष्म जैव अणु से होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ध्यान दीजिएगा, एकदम रटते चलिए कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोटाइड में पहला पाया जाता है शर्करा, जो कि पेंटोज शर्करा है। तो यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, पेंटोज शर्करा। फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, 5 न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से होता है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि आखिर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। तो हमें डिटेल संरचना का वर्णन मिल जाएगा न्यूक्लिक अम्ल के, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से हो रहा है। तो हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती है, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, तो समझने से पहले आप एक लाइन लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है, तथा न्यूक्लियोटाइड 3 रासायनिक घटकों पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखेंगे, अभी हम बताएंगे कि कैसे ये सारी संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ हम बताएंगे। फिलहाल इतना आपने समझा कि अभी बहुत थोड़ा सा नॉलेज आपने लिया है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। रट डालिए तुरंत, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? 3 चीज़ों से, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? DNA व RNA। नोट कर डालिए, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? सिर्फ 2। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है आपको कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अमीनो और न्यूक्लिक अम्ल एक जैसा लगता है। तो अमीनो अम्ल आपको मैंने बताया है पिछले पार्ट में, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल सिर्फ 2 प्रकार के, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आप ये लिख लिया कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड व राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल हैं कौन कौन से? 2, डीएनए और आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए इन दोनों का निर्माण किससे हुआ होगा? न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर इनकी संरचना का निर्माण करते हैं। अब कुछ अंतर होता होगा इसी न्यूक्लियोटाइड में, जिससे डीएनए अलग और आरएनए अलग होते हैं। अभी हम समझेंगे कि क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। आइए अब हम डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? 3 चीज़ों से। पेंटोज शर्करा, या सबसे पहले हम फास्फेट को रखते हैं क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है। फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2, डीएनए व आरएनए। यानी न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं? चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा व नाइट्रोजन क्षार से। फास्फेट समूह क्या होता है? तो फास्फेट समूह होता है PO4। PO4 एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने में सहायता करता है और इसी की वजह से न्यूक्लिक अम्ल अम्ल कहलाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का। पेंटोज शर्करा का अगर देखें तो पेंटोज शर्करा आपने पढ़ा है, पेंटोज शर्करा को पढ़ा है ना, इसमें पॉलीसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड के मोनोसेक्राइड वाले पार्ट में पढ़ा है। मोनोसेक्राइड में आपको मैंने बताया था कि 3 से 7 कार्बन परमाणु वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड में आते हैं। फिर आपको बताया था 3 कार्बन वाले को ट्रायोज कहते हैं, 4 कार्बन वाले को टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटोज कहते हैं। तो यही है पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन वाला। आपको वहाँ पर भी बताए थे 2 प्रकार के पेंटोज शर्करा पाए जाते हैं। कौन कौन से? राइबोज व डीऑक्सी राइबोज। राइबोज व डीऑक्सी राइबोज 2 प्रकार के पेंटोज शर्करा पाए जाते हैं। अब हम इनमें अंतर देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ। फास्फेट समूह हो गया PO4। अब अगर आप पेंटोज शर्करा को देखो, पहले याद कर लीजिए तुरंत, जितना बोल रहे हैं उसको लाइन से याद करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? 3 चीज़ों से, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। फास्फेट समूह PO4 होता है। पेंटोज शर्करा 2 प्रकार का होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। देखिए पेंटोज कहा गया है, यानी इसे हम पंचकार्बनीय शर्करा भी कह सकते हैं, याद रखेंगे, इसे हम पंचकार्बनीय शर्करा। पंचकार्बनीय शर्करा का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन पाया जाए, और 5 कार्बन पाया जाता है, आपको पहले भी बताया है पेंटोज शर्करा में। तो पेंटोज शर्करा कितने प्रकार का होता है? 2, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें अगर हम, ध्यान दीजिए, ये किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज का, राइबोज शर्करा का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं नंबरिंग। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 4th एंड 5th कार्बन। 5 कार्बन हो गए। ध्यान रखिएगा, राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH, देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो याद रखेंगे, तुरंत याद करिए यहीं पर कि राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। सेम स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबोज का होता है, सिर्फ एक अंतर है। अब हम देखेंगे डीऑक्सी राइबोज की संरचना को। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन,
टर्सरी कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। यहाँ पर चेंज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टर्सरी कार्बन पर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये C3 नहीं है, जाने रही है, ये टर्सरी कार्बन को हम दर्शाने के लिए लिखे हैं 3, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ पर राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है उसमें सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, उसकी जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। बस एकमात्र यही अंतर है, तुरंत दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया आपका कि पेंटोज शर्करा दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अंतर क्या होता है, तो राइबोज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता, हाइड्रोक्सिल की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है। ये अंतर है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में। बहुत सारे लोग पूछे भी थे कि अंतर क्या होता है, तो आज ये अंतर भी देख लीजिए। इससे पहले भी क्लास 12 में मैंने आपको बताया है, तो आप इसको नोट करिए, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट पहले लिख लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे हेडिंग डाल के न्यूक्लिक अम्ल के घटक, न्यूक्लिक अम्ल के घटक, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फास्फेट समूह। इसमें आप लिखेंगे फास्फेट समूह में कि यह दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का कार्य करता है। अभी हम बताते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पर सा है, याद रखेंगे, ये अंतर है, सा है, यहाँ पर टा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का कार्य करता है। अभी हम आगे बताते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। जितना बोल रहे हैं अभी आप लिखेंगे कि यह दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे पेंटोज शर्करा। अब पेंटोज शर्करा में आप ये भी लिख लेंगे, इसे हम पंचकार्बनीय शर्करा भी कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे पेंटोज शर्करा दो प्रकार का होता है, राइबोज व डीऑक्सी राइबोज। लिखेंगे राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी, द्वितीयक व तृतीयक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा में द्वितीयक कार्बन पर, सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। माना यह जाता है कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा का निर्माण राइबोज शर्करा से ही हुआ है, ठीक है। बस तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर राइबोज का बना लीजिए और ये डीऑक्सी राइबोज को। तो अभी आपने पढ़ा फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा। अब आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार, तो नाइट्रोजन क्षार शब्द से ही क्लियर है, नाइट्रोजन क्षार यानी इसमें नाइट्रोजन तो पाए ही जाएंगे। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, तुरंत याद करिए। बता दें आपको कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जो भी बोल रहे हैं सब कुछ एकदम रट डालना है, कहीं से भी कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि 12th में फिर आएगा और 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर में आएगा, 5th में भी आएगा, 6th में भी आएगा। तो आपको यहीं पर इसको याद कर लेना है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब याद करना है, स्ट्रक्चर से लेकर। आपको मैं अभी सारा स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगा कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपने पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। तो फास्फेट समूह क्या होता है, तो फास्फेट समूह PO4। उसके बाद आपने पेंटोज शर्करा के बारे में पढ़ा। पेंटोज शर्करा दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन व प्यूरिन। पिरिमिडीन के बारे में अगर आप देखें, इसमें षटभुजी यानी हेक्सागोनल वलय होता है, वलय यानी रिंग। पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं। अभी आप याद करेंगे, अभी हम लिखवा देंगे आराम से, पहले आप याद करेंगे। पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला थायमीन, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद साइटोसिन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगला यूरेसिल, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी संरचना के बारे में देखेंगे तो इनकी संरचना हेक्सागोनल होती है और सिंगल रिंग होता है, एक रिंग के बने होते हैं। अब हम एक एक को अगर आपको संरचना बना के दिखाएं तो चलिए संरचना भी देख लीजिए। थायमीन की संरचना ये है थायमीन की संरचना, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हम देखें साइटोसिन की संरचना। यह है साइटोसिन की संरचना, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे यूरेसिल की संरचना। ये है संरचना यूरेसिल का। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें प्यूरिन। तो प्यूरिन भी है, प्यूरिन में भी एक हेक्सागोनल रिंग पाया जाता है और दूसरा एक पेंटागोनल रिंग पाया जाता है। हम लिख सकते हैं कि इनमें दो वलय यानी दो रिंग, इसको हम कह सकते हैं द्विचक्रीय, डाईसाइक्लिक नेचर के होते हैं। डाईसाइक्लिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एक चक्रीय होता है कि द्विचक्रीय। तो प्यूरिन जितने भी हैं वो सब द्विचक्रीय होते हैं। पिरिमिडिन जितने भी हैं वो सब एक चक्रीय यानी मोनोसाइक्लिक होते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म ही पूछे जाते हैं कि द्विचक्रिय कौन होते हैं, तो प्यूरिन। एक चक्रीय कौन होते हैं, पिरिमिडिन। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल एक चक्रीय होते हैं या द्विचक्रीय। तो आप देख रहे हैं कि ये किसके एग्जाम्पल है, पिरिमिडिन के, यानी ये एक चक्रीय होंगे। एक चक्रीय मतलब एक चक्र हो, रिंग सिंगल रिंग हो। अब द्विचक्रीय में आप देखेंगे तो प्यूरिन की जितनी भी संरचना है वो सब द्विचक्रीय होती है। प्यूरिन में आते हैं दो, एडनिन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा ग्वानिन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी संरचना देखें। अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, अभी हम लिखवा देंगे, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। एडनिन की संरचना देखें। ये संरचना है ग्वानिन की, जी। अब देखें हम एडेनिन की संरचना। ये संरचना एडेनिन की, ए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ए कहते हैं। तो ये हो गया एडेनिन और ग्वानिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपने न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स किसके किसके बने होते हैं। इसमें आपने तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, फास्फेट समूह, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। अब हम देखेंगे कि आखिर ये तीनों मिलकर कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो आप पहले कुछ पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए।
ठीक है, आपने पेंटोज शर्करा तक लिख लिया और पेंटोज शर्करा में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की संरचना को भी बना लिया था। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन क्षार और इसमें लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने वाले नाइट्रोजन क्षारों को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से अभी बताएं आपको? पिरिमिडिन, आप हेडिंग डालिए पिरिमिडिन, और आप इसमें लिखेंगे इनमें षटभुजी यानी हेक्सागोनल, षटभुजी यानी हेक्सागोनल का एक वलय यानी रिंग पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी आपको बताते हैं कौन कौन से। थायमिन, साइटोसिन व यूरेसिल। आपको अभी इसकी संरचना के बारे में बताया था, तो रिवर्स करके आप संरचना भी जरूर बनाएंगे यहाँ पर। थायमिन की स्पेलिंग थियामीन हो गया। साइटोसिन, उसके बाद यूरेसिल। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्यूरिन। प्यूरिन में लिखेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे कि ये एक चक्रीय होते हैं, एक चक्रीय यानी मोनोसाइक्लिक होते हैं। प्यूरिन में लिखेंगे ये द्विचक्रीय डाइसाइक्लिक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एडेनिन, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ग्वानिन, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आपने लिख लिया और फिर आप यहीं पर वो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे जो अभी इससे पहले हमने बनाया था, एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का हम टॉपिक देखेंगे। तो ये आपने नाइट्रोजन क्षार तक पढ़ लिया, मतलब आपने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और कितने प्रकार की होती हैं वे, और उनकी संरचना कैसी होती है। अब हम देखेंगे कि आखिर न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे बनते हैं इन तीनों चीज़ों से। चलिए देखते हैं आखिर न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसे बनती है। इसको समझने से पहले हमें पहला एक टॉपिक और देखना होगा, एक स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपको फास्फेट ग्रुप में बताए थे। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, देखिए अभी आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? 3 चीज़ों से। फिर से याद करते चलिए, जितना याद करेंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे। फास्फेट समूह से, नाइट्रोजन क्षार से और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। अभी आपने पढ़ा है ना। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, देखिए सा और टा में अंतर है, ठीक है, दोनों को एक ही मत समझिएगा। न्यूक्लियोटाइड अलग है, न्यूक्लियोसाइड अलग है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं नाइट्रोजन, आधा इंग्लिश आधा हिंदी नहीं लिखना है, नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा से। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा से। कैसे? अभी आपको हमने बताया ना पेंटोज शुगर के बारे में। तो पेंटोज शुगर में हम राइबोज शुगर को अगर देखें, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के बारे में आपने देखा कि CH2OH पंचकार्बनीय शर्करा होती है, जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर OH और यहाँ पर H। यह है राइबोज शर्करा। अब आपको यहाँ पर समझना है कॉन्सेप्ट। इसी राइबोज शर्करा पर ही दोनों होते हैं, राइबोज पेंटोज शर्करा पर ही नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह
व्यवस्थित होते हैं। कैसे? आप कार्बन की संख्या यहाँ से गिनेंगे हमेशा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप यहाँ से नहीं गिनेंगे, याद रखेंगे शुगर मॉलिक्यूल्स में कार्बन की संख्या हम यहाँ से नहीं गिनते, यहीं से गिनेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी ये राइबोस शुगर है। अब पेंटोस शुगर के, ध्यान रखेंगे, पेंटोस शुगर के प्राइमरी कार्बन पर क्या जुड़ता है? प्राइमरी कार्बन पर हमेशा नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपने देखा पिरिमिडीन व प्यूरिन। अगर आप ऐसे देखें टोटल मिला के नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखें थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन। अगर आप पूरी तरीके से अब याद करें कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 5, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ता है। मान लो कोई नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ गया, मान लो यहाँ पर एडेनिन आकर जुड़ गया। एडेनिन आकर कहाँ पर जुड़ेगा? हमेशा पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन पर जुड़ेगा, याद रखेंगे। तो अब इस संरचना को जब पेंटोस शर्करा पर एक नाइट्रोजन क्षार भी जुड़ा हुआ है, तो देखिए पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार। अब इस संरचना को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब इस संरचना को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर अब देखिए, यह आपने न्यूक्लियोसाइड के बारे में जान लिया, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब यहीं पे तुरंत हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड वही जिससे न्यूक्लिक एसिड बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर आप संरचना देखें तो इसमें तीनों चीज़ें पाई जाएंगी। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीज़ें पाई जा रही थी, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें पाई जाएंगी, फास्फेट समूह भी पाया जाएगा। तो देखिए फास्फेट समूह कहाँ पर जुड़ा होता है? पेंटोस शर्करा के किस कार्बन पर जुड़ा होता है? हम यही देखना है। H OH OH H। यहाँ पर मान लीजिए कोई नाइट्रोजन क्षार यानी एडेनिन को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन कहाँ पर है? यहाँ पर CH2, ठीक है, फिफ्थ कार्बन। और इसी फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ा होता है? PO4 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। PO4 फास्फेट ग्रुप कहाँ पर जुड़ा होता है? पूछा जाता है। पेंटोस शर्करा के किस कार्बन पर? तो पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन पर हमेशा फास्फेट समूह जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है? पेंटोस शर्करा भी है, नाइट्रोजन क्षार भी है, फास्फेट समूह भी है। अब इस संरचना को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आपने पढ़ा ना न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? फास्फेट समूह से, नाइट्रोजन क्षार से, पेंटोस शर्करा से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। जब फास्फेट समूह नहीं होगा, सिर्फ पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया? अब फिर से न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होते हैं? फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा। तो पेंटोस शर्करा के प्रथम कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस, और पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है। और इस प्रकार से ये कंप्लीट संरचना क्या कहलाती है? ये कंप्लीट संरचना एक न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अभी हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड में? दूसरे न्यूक्लियोटाइड में सब कुछ समान रहेगा, पेंटोस शर्करा भी वही रहेगा, फास्फेट समूह भी रहेगा, बस नाइट्रोजन क्षार बदल जाएगा। मान लो ये एडेनिन वाला था, यहाँ पर थाइमिन जुड़ जाएगा, तो ये थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। उसके बाद मान लो यहाँ पर साइटोसिन है, तो साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर हो सकता है यहाँ पर और कोई हो, यूरेसिल हो, तो ये यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ग्वानिन है, तो यहाँ पर ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि न्यूक्लिक अम्ल ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं। तो कुछ गलत हो गया? नहीं, क्योंकि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड यानी पॉली, आगे शब्द लगा सकते हैं, पॉली का मतलब अनेक, यानी न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। न्यूक्लियोटाइड की ढेर सारी श्रृंखला से मिलकर बनी होती है, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो अब देखते हैं कि
एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है। तो यहाँ पर आपने न्यूक्लियोसाइड के बारे में लिख लिया, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड में लिखेंगे कि इनका निर्माण नाइट्रोजन क्षार तथा पेंटोज शर्करा के मिलने से होता है। फिर आप नीचे ऐसे लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड बराबर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। फिर आप हेडिंग डालेंगे, नहीं, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड का। फिर आप हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में आपने पहले भी लिखा है, फिर से लिख लीजिए। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण फास्फेट समूह नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा से होता है, जिसमें पेंटोज शर्करा के प्राथमिक कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है और पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है। और फिर न्यूक्लियोटाइड की ये संरचना आप बना लीजिए। अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, कैसे आखिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होता है। ये सब जितना भी बता रहे हैं एकदम रट डालिए, ज़बरदस्ती पढ़िए इसको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सबसे नीट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो नीट में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उठा के देख जाइए, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, यानी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो आखिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, इसी को हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे। तो अगर हम इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा। CH2P ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम कोई भी न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजन क्षार जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पर हम थाइमिन जोड़ दिए T, ठीक है। तो अब इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, इसके लिए हमें ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम हम मान लो X कर दें। थाइमिन के नाम पर इसका थाइमिडिलिक अम्ल होता है डीऑक्सी, लेकिन राइबोस शुगर है इसलिए डीऑक्सी नहीं लगाएंगे, थाइमिडिलिक एसिड नाम होता है इसका। थाइमिन जुड़ा है इसलिए इसे थाइमिडिलिक एसिड कहते हैं, या हम इसको एक नाम दे देते हैं X। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, X। अब इसके साथ दूसरा Y न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, इसको हम देखेंगे। CH2OP, ठीक है। यहाँ पर OH लिखेंगे, पहले OH ही रहता है, H। यहाँ पर थाइमिन जोड़े हैं, यहाँ पर कुछ और जोड़ दीजिए, एडेनिन जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसके बारे में आप जानते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक H2O निकल जाता है, वो H2O कहाँ से आता है, एक यहाँ से H और एक यहाँ से OH, तो H2O हो गया। और ये जब निकल जाते हैं तो ये आपस में जुड़ जाता है। अब संरचना क्या बनेगी, अब संरचना बनेगी देखिए यही चीज़ हुआ कंडेंसेशन रिएक्शन में, रिमूवल ऑफ वाटर। एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी याद रखना है कि एक न्यूक्लियोटाइड के किस पेंटोज शर्करा के किस कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ता है, तो तीसरे कार्बन से। आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उससे
दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप से रिएक्शन होता है जिसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें एक H यहाँ से और OH यहाँ से निकलकर H2O के फॉर्म में निकल जाता है, एक H2O, और ये O P के साथ फास्फोरस के साथ क्या करती है, बॉन्डिंग बना लेती है। इसे हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज, इसे हम कहेंगे फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया है। अब इस संरचना को हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड हो गए हैं। अब इसी तरीके से इसके तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी मान लो हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, क्या होगा, P CH2 COC। सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो वैसे भी करेक्ट है एकदम। यहाँ पर ग्वानिन जोड़ दीजिए, यहाँ पर H। ठीक है, अभी तो जब तक यहाँ पर दो था तब तक ये क्या कहलाता था, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ गया, अब ये 3 हो गया, तो इसे हम ट्राई न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे, इसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाएंगे तब इसे हम क्या कहेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये है पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। समझ में आया? फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो डीएनए जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। क्लास 12th में आपको खूब इंपॉर्टेंट है, 6 चैप्टर में आएगा, इसमें भी आपको पढ़ना ही है। केमिस्ट्री में फिर पढ़ाया जाएगा। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, बायोमॉलिक्यूल, ये आपके केमिस्ट्री में भी है, तो केमिस्ट्री में भी आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे बार बार, जितना स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बना डालिए, रट डालिए। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है, रट डालिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एकदम रट डालिए। और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं इसको समझकर नोट कर लीजिए। 1-2 बार आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप बना के तो देखो, आपको खुद ही याद हो जाएगा कि पेंटोस श्रृंखला के प्राइमरी कार्बन से ही नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। ये सब खूब क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि पेंटोस श्रृंखला के किस कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है। तो यहीं पर बैठ के आप याद करिए, नाइट्रोजन क्षार के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, पेंटोस श्रृंखला के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो तीसरे कार्बन से। अब यहाँ पर भी देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो फास्फेट समूह किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से। तो हमेशा याद रखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो तीसरे कार्बन से। ये था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। लिखेंगे इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हेडिंग डाल के कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होकर बहुलक यानी पॉलीमर बनाते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट द्वारा जुड़ा होता है। फास्फेट का एक अणु न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस श्रृंखला के तीसरे कार्बन से जुड़ता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा हुआ होता है। बस ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आप इसको बना लीजिए कि कैसे डाइन्यूक्लियोटाइड और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो आज का भाग 8 का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। भाग 9 में इसके आगे के बारे में बताएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो है डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना। इन सभी के बारे में आपको भाग 9 के अंतर्गत बताया जाएगा। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, रट डालिए। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, भाग 8 को अगर नहीं पढ़ेंगे, तो 9वां कतई नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो आप भाग 8 में जितनी भी चीज़ें बताएं ज़बरदस्ती पहले रटिए। जब रट लेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में भी आने लगेगा, 100% गारंटी है। तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक आप शब्द को याद ना कर लें, ठीक है, क्योंकि इन शब्दों से शायद आप पहली बार परिचित हुए होंगे। तो इन शब्दों को पहले रट डालिए, याद कर डालिए, कौन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनकी संरचना कैसे होती है, बना डालिए। और उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे बनती है इसको समझकर बनाइए, प्रैक्टिस करिए। फिर आप भाग 9 में डीएनए की संरचना में कोई कमी नहीं होगी, आप तुरंत समझेंगे, ठीक है। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे जुड़ने से होता है। तीसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। चौथा, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है। पांचवा,
पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं? छठवां, पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है? सातवां क्वेश्चन, पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट अणु जुड़ा होता है? आठवां क्वेश्चन, कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार द्विचक्रीय होते हैं और कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार एक चक्रीय होते हैं? बस इतने क्वेश्चंस के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तब आप भाग 9 को आसानी से समझ सकेंगे, जो कि इसके बाद का टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी भाग 9 के अंतर्गत बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।